हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में जैसा कि हम एग्जाम्पल्स कर रहे थे और एग्जाम्पल्स में हमने मोस्टली सभी एग्जाम्पल्स देख लिए थे। जो कुछ एग्जाम्पल्स बाकी हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपको एग्जाम्पल नंबर जो 5 है वो आपको ही करना है। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया है एक्सरसाइज का। तो इसको जब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे तब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 जो है वो बहुत ही इजी है, जिनको आप बुक से देखकर इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो। जिसमें आप कौन सी जो कौशी की सीमा की जो प्रमेय है वो लगानी है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस हिसाब से ये एग्जाम्पल सभी कंप्लीट हो जाते हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक्सरसाइज पर आने से पहले आपका इस यूनिट का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक एक बच जाता है, और वो है नेस्टेड इंटरवल थ्योरम, जो कि एक पर्टिकुलरली आपको यूनिट में दी गई है नाम से कि नेस्टेड इंटरवल थ्योरम भी आपकी यूनिट में है। तो देखिए, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम क्या है, इसका प्रूफ क्या है, वो भी आज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पर आएंगे, ठीक है। सो लिखिएगा, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम, ठीक है। इस नाम से ये थ्योरम है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है, सबसे पहले कथन लिख लीजिए। स्टेटमेंट ये कहता है कि यदि आई एन इज इक्व टू ए एन कॉमा बी एन, ठीक है, ए एन कॉमा बी एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, एक संवृत अंतराल है ये, क्लोज्ड इंटरवल। एक संवृत अंतराल इस प्रकार है कि, देखिए, एक संवृत अंतराल दिया गया है किस प्रकार कि पहली बात इसमें दी गई है कि I1 इज सुपर सेट ऑफ I2, इज सुपर सेट ऑफ I3, इज सुपर सेट ऑफ I4, इज सुपर सेट ऑफ एंड सो ऑन। सुपर सेट ऑफ IN इज सुपर सेट ऑफ I ऑफ n प्लस 1 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सुपर सेट का साइन होता है, यानी कि I2 इज सबसेट ऑफ I1, I3 सबसेट ऑफ I2, ठीक है। लेकिन जब हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी दिस इज I1 इज सुपर सेट ऑफ I2। दूसरी बात दी गई है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn माइनस के an बराबर 0 है। तो ये दो बात आपको दी गई है। तीसरी पहली बात ये दी गई है कि In एक संवृत अंतराल, दूसरी बात ये कि इस तरीके से ये रिलेशन है, और तीसरी बात ये कि लिमिट जो है वो 0 है bn माइनस an का। तब सिद्ध कीजिए कि इंटरसेक्शन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ऑफ In, यानी कि ये जितने भी इस प्रकार के अंतराल हैं जो इस तरीके से दिए गए हैं, उन सभी का इंटरसेक्शन अगर मैं करूं तो वो एकल समुच्चय है, एकल समुच्चय है। ये हमें प्रूफ करना है कि ये एक सिंगलटन सेट है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्रूफ करते हैं। देखिए, चूंकि दिया गया है कि In इज सुपर सेट ऑफ I ऑफ n प्लस 1, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लीजिए, पहले In के बारे में देख दीजिए कि In क्या है। पहले तो an कॉमा bn सॉरी, तो I ऑफ n प्लस के 1 क्या हो जाएगा, an प्लस 1 कॉमा b ऑफ n प्लस 1, ठीक है। एंड चूंकि In इज सुपर सेट ऑफ I ऑफ n प्लस 1, इज सुपर सेट ऑफ I ऑफ n प्लस 1, यानी कि
ए एन कॉमा बी एन इज सुपर सेट ऑफ ए ऑफ एन प्लस वन कॉमा बी ऑफ एन प्लस वन, यानी कि ए ऑफ एन प्लस वन कॉमा बी ऑफ एन प्लस वन इज सबसेट ऑफ ए एन कॉमा बी एन। सही बात है। तो जब इस प्रकार दिया गया है तो इसका मतलब सो दिस इंप्लाइज दैट ए एन इज लेस देन इक्वल टू ए ऑफ एन प्लस के वन इज लेस देन इक्वल टू वी ऑफ एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू बी एन। सही बात है। इस प्रकार लिखा जाएगा। ये जब ये कंडीशन होती है तो ये इस प्रकार लिखा जाता है कि ए एन सबसे छोटा होता है, इससे बड़ा ए एन प्लस वन, इससे बड़ा बी एन प्लस वन और फिर सबसे बड़ा बी एन। क्यों भाई स्टूडेंट्स, यदि मेरे पास में 1 से 1,10 ये एक इंटरवल है और मैं कह रहा हूं कि 2,5 इसका क्या है, सबसेट है। सही बात है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि ये सबसेट है इसका, तो 2,5 इसका सबसेट है, ये भी सही बात है। तो अगर 2,5 इसका सबसेट है तो सबसे छोटा कौन सा है, ये। तो पहले तो मैं इसको लिखूंगा, तो मैंने यही तो लिखा है सबसे पहले, सबसे छोटा ए एन है। फिर इससे बड़ा क्या होगा, ये ए एन प्लस वन, क्योंकि 2 ही तो है, विच इज लेस देन इक्वल टू 2। फिर इससे लेस देन इक्वल टू 5 और फिर लास्ट में 10। तो ये तो हो गया ए एन, ये हो गया बी एन, ये ए ऑफ एन प्लस वन, ये बी ऑफ एन प्लस वन। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा ये, फिर इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये, यही तो चीज है। ठीक है, चलिए इसका मतलब क्या हुआ कि A1 लेस देन इक्वल टू A2 इज लेस देन इक्वल टू A3 लेस देन इक्वल टू A4 लेस देन इक्वल टू एंड सो ऑन। A of n लेस देन इक्वल टू A of n प्लस वन इज लेस देन एंड सो ऑन A of infinity। सही बात है। विच इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू B infinity, क्योंकि ये घटता हुआ जा रहा है। Bn प्लस वन लेस देन इक्वल टू Bn लेस देन इक्वल टू एंड सो ऑन B3 B2 एंड B1। ठीक है। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहां से हमें क्या पता चला है, दिस इंप्लाइज दैट, यहां से हमें पता चला है कि ए एन इज लेस देन इक्वल टू ए ऑफ एन प्लस वन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन के लिए, तथा यहां से हमें पता चला है कि बी ऑफ एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू बी एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन के लिए। ठीक है। इसका मतलब अर्थात ए एन एक दिष्ट वर्धमान, सही बात है, एक दिष्ट वर्धमान हुआ बाय डेफिनेशन ऑफ एक दिष्ट वर्धमान सीक्वेंस, तथा जो बी एन है वो एक दिष्ट हासमान क्या है, अनुक्रम है। सही बात है स्टूडेंट्स, ये सही बात है ना कि ए एन तो एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम हुआ और बी एन एक दिष्ट हासमान अनुक्रम है। अतः जो ए एन है, इस ए एन की वैल्यू हमेशा छोटी होगी किससे, B1 से। इस B1 से तो हमेशा छोटी होगी ना फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन के लिए, क्योंकि B1 तो ये रहा और ए एन ये रहा, यानी कि हमेशा ए एन की फॉर एवरी एन के लिए B1 से छोटी होगी। इसका मतलब अर्थात अनुक्रम ए एन एक दिष्ट वर्धमान तो है ही, तथा ऊपर से परिबद्ध भी है, ऊपर से परिबद्ध है। ऊपर से किससे, B1 से परिबद्ध बता दिया। अतः प्रमेय से, अतः कौन सी प्रमेय है अपनी, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम अभिसारी होता है यदि वो परिबद्ध हो और वो लिमिट उसकी जो होती है वो किस पर जाती है, लिमिट एक्स एन किस पर जाता था, लिमिट सुपीरियर पर, यानी सुप्रीमम पर, उच्चक पर। अतः प्रमेय से अनुक्रम जो ए एन है वह अपने उच्चक, तो उच्चक मैंने मान लिया अल्फा को अभिसरित होता है, अल्फा को अभिसरित होता है। अर्थात
लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बराबर एल्फा, समीकरण नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके बात में समझ आ गई होगी कि एक दिश वर्धमान और ऊपर से परिबद्ध अगर अनुक्रम है तो वो अपने उच्चक को अभिसरित होता है, तो उच्चक मैंने अल्फा मान लिया, तो ये हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी प्रकार देखिएगा, इसी प्रकार जो बी एन है वो बी एन हमेशा बड़ा होता है A1 से फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए, क्योंकि बी एन तो ये रहा और A1 ये रहा, तो A1 से तो हमेशा बड़ा होगा बी एन का हर एक पद, अर्थात अनुक्रम बी एन क्या है, एक दिश ह्रासमान तथा नीचे से परिबद्ध है, नीचे से परिबद्ध है, तो यहां पे भी अपनी प्रमेय कहती है, अतः प्रमेय से भी अनुक्रम बी एन कहां अभिश्रित होता है, अपने निम्नक को, अपने निम्नक, तो निम्नक मैंने मान लिया बीटा को अभिश्रित होता है, को अभिश्रित होता है, अर्थात क्या, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन बराबर बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, समीकरण नंबर 2। दोनों बात समझ में आ गई होंगी क्लियरली, क्योंकि ये थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं। अब चूंकि स्टूडेंट्स देखिए बी एन को मैं क्या लिख सकता हूं, बी एन माइनस के ए एन प्लस के ऑफ ए एन, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन बराबर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन माइनस के ए एन प्लस लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन। सही बात है। इसकी वैल्यू कितनी है, बीटा, इसकी वैल्यू कितनी थी, स्टेटमेंट में लिखा हुआ था 0, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा, इसका मतलब कि बीटा किसके बराबर है, अल्फा के ही बराबर है। अतः मैंने मान लिया कि यदि बीटा बराबर अल्फा बराबर गामा है, अगर ये दोनों किसी एक संख्या गामा के बराबर हैं, तो देखिएगा तब गामा अनुक्रम ए एन का क्या कहलाता है, उच्चक, ए एन का उच्चक है, उच्चक होगा, अर्थात जो ए एन है वो लेस देन इक्वल टू गामा है फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन के लिए, तथा गामा अनुक्रम बी एन का क्या है, अनुक्रम बी एन का निम्नक होगा, अर्थात निम्नक का मतलब कि बी एन का प्रत्येक पद इससे बड़ा होगा गामा से फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन के लिए। सो दिस इंप्लाइज दैट हम लिख सकते हैं कि गामा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन है एंड लेस देन इक्वल टू वी एन है। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन के लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस गामा बिलोंगिंग्स टू ए एन कोमा बी एन, और जो किसके बराबर है, आई एन के लिए। गामा बिलोंग्स टू ए एन कोमा बी एन इक्वल टू आई एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन के लिए, तो इसका मतलब कि गामा इज ऑल्सो बिलोंगिंग्स टू इंटरसेक्शन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ आई एन, क्योंकि अगर प्रत्येक आई एन के लिए गामा इस इंटरवल में है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में भी ये होगा। सही बात है ना, गामा इज ऑल्सो बिलोंगिंग्स टू दिस, समीकरण नंबर 3। अब यदि संभव है, यदि संभव हो तो मैंने मान लिया स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे दिखाना है कि इस इंटरसेक्शन में
केवल और केवल एक ही बिंदु है, क्योंकि इसको मुझे एकल समुच्चय बताना है। एकल समुच्चय मतलब कि उस समुच्चय में केवल और केवल एक ही बिंदु है और वो है गामा। तो अगर मैं, यदि संभव हो तो मैंने मान लिया कि जो दूसरा पॉइंट है x, ये भी इंटरसेक्शन n इक्वल टू 1 to infinity i n में है। ठीक है, मैंने मान लिया कि यदि ये भी इसमें है तो इसका मतलब क्या हुआ कि गामा और x दोनों ही इंटरसेक्शन n इक्वल टू 1 to infinity ऑफ i n में हो गए। सही बात है ना, दोनों i n में हो गए। इसका मतलब कि गामा और x दोनों ही i n बराबर a n और b n में भी हो जाएंगे फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए। ठीक है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होता है, i n हर एक i1 i2 i3 i4 हर एक इंटरवल का इंटरसेक्शन, यानी कि हर एक में ये दोनों, हर एक इंटरवल में, हर एक अंतराल में ये दोनों हैं। तो इसका मतलब कि i n बराबर प्रत्येक n के लिए हर एक अंतराल में ये दोनों होंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए ये। ठीक है, तो अब देखिएगा गामा और x दोनों ही इस इंटरवल में हो गए, तो दिस इंप्लाइज दैट गामा और x दोनों ही, अगर मैं बात करता हूं गामा और x के लिए, तो यानी कि मोड ऑफ, दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ गामा माइनस के x। ठीक है, अब ये दोनों ही अगर इसमें बिलोंग करते हैं तो दोनों का जो मोड है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है बी एन माइनस के ए एन से। सही है ना, बी एन माइनस ए एन से, क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने अभी बताया था 1,10, तो मैंने मान लिया कि गामा तो है 2 और x मैंने मान लिया सपोज 3 ही मान लिया, तो इन दोनों का मोड क्या है 1, तो 1 जो है हमेशा लेस देन होगा 10 बी एन माइनस ए एन, यानी कि 10 माइनस 1 9 से हमेशा लेस देन ही तो होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा है इन दोनों का मोड हमेशा बी एन माइनस ए एन से कम होगा। तो देखिएगा, सो दिस इंप्लाई दैट लिमिट n टेंडेंस टू इंफिनिटी मोड ऑफ गामा माइनस के x इज लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंडेंस टू इंफिनिटी बी एन माइनस के एन, यानी कि दिस इंप्लाई दैट, इस पर तो लिमिट लगेगी नहीं, यानी मोड ऑफ गामा माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू ये कितना है 0। इसका मतलब कि गामा माइनस के x बराबर 0, सो दिस इंप्लाई दैट गामा बराबर x, यानी कि जो हमने अलग से बिंदु लिया है वो भी गामा के ही बराबर हो जाता है। इसका मतलब अर्थात इंटरसेक्शन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी आई n में केवल और केवल एक ही बिंदु विद्यमान है, अर्थात इंटरसेक्शन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी आई ऑफ n एकल समुच्चय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होती है नेस्टेड इंटरवल थ्योरम। ठीक है, ये हो जाती है अपनी नेस्टेड इंटरवल थ्योरम, जहां पर आपके पास में स्टेटमेंट भी है और उसका प्रूफ भी आपने देख लिया है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये नेस्टेड इंटरवल थ्योरम इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि देखिए जो थ्योरम्स नाम से आती है ना कि नेस्टेड पर्टिकुलर नेम से गिवन होती है, तो वो थ्योरम्स के आने की चांसेस रहते हैं। हालांकि काफ़ी बड़ी थ्योरम है, हो भी सकता है नहीं भी आए, लेकिन नाम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो चांसेस रहते हैं, इसलिए ये थ्योरम भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, और आप पढ़ते रहिए, साथ ही साथ सब कुछ स्किप मत मारिए, बस कहीं छोड़ जाओ, क्योंकि मैथमेटिक्स अगर बीच में कहीं भी आपने छोड़ दी, यानी कि फिर मैथमेटिक्स आपको छोड़ जाएगी। अगर आपने मैथमेटिक्स को बीच में थोड़ा भी अगर छोड़ दिया ना, तो मैथमेटिक्स, आप तो थोड़ा छोड़ोगे उसे, लेकिन मैथमेटिक्स आपको पूरी रूप से छोड़ जाएगी। फिर उसको पकड़ते रहना आप, और सब्जेक्ट तो फिर भी हाथ आ जाती हैं, ये नहीं आती।
ठीक है, तो ये हुई नेस्टेड इंटरवल थ्योरम। अब देखिए आपके पास में है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिद्ध कीजिए कि निम्न अनुक्रम जिनके nवें पद हैं कौशी अनुक्रम है। एक्सरसाइज फर्स्ट बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए आपको दिया गया है nवा पद यानी कि xn बराबर 1/n दिया है। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो है वो एक कॉची सीक्वेंस है। और कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक धनात्मक पूर्णांक m इस प्रकार होता है कि मोड ऑफ xn माइनस के xm इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, या फिर मोड ऑफ x ऑफ n प्लस के p माइनस के xn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन n नॉट एंड p बिलोंग्स टू n, है ना। तो कॉची सीक्वेंस को हम इससे प्रूफ करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर हमें ऐसा एप्सिलॉन मिल गया, हमने एग्जांपल्स भी किए हैं इस पर बेस, तो जहाँ पे भी हमें एप्सिलॉन ऐसा नहीं मिलता है, जहाँ पे m हमें ऐसा नहीं मिलता है, तो वो कॉची सीक्वेंस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, तो मैंने मान लिया यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तथा n इज ग्रेटर देन m है, तब मोड ऑफ xn माइनस xm बराबर मोड ऑफ 1/n माइनस के 1/m। सही बात है स्टूडेंट्स। अब चूंकि n इज ग्रेटर देन m है तो 1/n इज लेस देन 1/m, तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाई दैट xn माइनस के xm को मैं लिख सकता हूं 1/m माइनस 1/n। सही है ना, क्योंकि इस मोड को हम खोल देंगे, तो मोड को खोलने के लिए हमें पहले पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो अगर 1/n 1/m से लेस देन है तो 1/m माइनस 1/n हमेशा पॉजिटिव होगी। एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन 1/m, क्योंकि 1/m में से ये घट रही है, यानी कि ये 1/m से छोटी हो जाएगी। तो इसको मैंने मान लिया विच इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन, जब हम 1/एप्सिलॉन लेस देन ये लेके चल रहे हैं, दिस इंप्लाई दैट जब m इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। इसका मतलब यस, इस एप्सिलॉन के रेस्पेक्ट में आपको ऐसा m मिल गया है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कॉची सीक्वेंस की को, अर्थात प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक धन पूर्णांक m इस प्रकार विद्यमान है कि मोड ऑफ xn माइनस के xm इज लेस देन एप्सिलॉन, कब? फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन m। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे m क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। तो अगर ये डेफिनेशन प्रूफ है, अतः जो xn है वो क्या है? एक कॉची अनुक्रम है। इसी प्रकार b क्या दिया हुआ है? 1/n स्क्वायर, xn बराबर 1/n स्क्वायर। तो इसके लिए भी ऐसे ही करते हैं कि यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तथा n इज ग्रेटर देन m है, सो दिस इंप्लाई दैट मोड ऑफ xn माइनस के xm की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/n स्क्वायर 1/m स्क्वायर। अब चूंकि n इज लेस देन m, तो n स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन m स्क्वायर, सो 1/n स्क्वायर, सॉरी n को हमने ग्रेटर देन लिया है m से, तो 1/n स्क्वायर इज लेस देन 1/m स्क्वायर। इसका मतलब कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं? पॉजिटिव वैल्यू xn माइनस के xm बराबर 1/m स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। सो जो कि हमेशा लेस देन होगी 1/m स्क्वायर की। सही है ना। तो 1/m स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि कब? जब 1/m स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि 1/एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन इज, यानी कि दिस इंप्लाई दैट m इज ग्रेटर देन 1/√s, यानी कि जब m इससे बड़ा है
तब ये होगा, अर्थात हमें यहाँ पे भी m मिल जाता है, अर्थात प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक धन पूर्णांक m इस प्रकार विद्यमान है कि मोड ऑफ xn माइनस के xm इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन m। तो ये भी डेफिनेशन प्रूफ होती है, अतः यहाँ पे जो दिया गया xn है, xn भी एक कॉशी अनुक्रम है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉशी अनुक्रम के लिए हमें क्या चाहिए, बस हमें ये m मिल जाना चाहिए प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए। अगर जहाँ पे देखिए एग्जांपल्स भी हमने देखे हैं, अगर जहाँ पे हमें ये m नहीं मिलता है तो वहाँ पे हम क्लियरली कह देते हैं ये कॉशी सीक्वेंस नहीं है। लेकिन यहाँ हमें m क्लियरली मिल रहा है, जो कि हमेशा एप्सिलॉन से ग्रेटर देन, मतलब जो भी यहाँ पे कंडीशन बनती है उसके अकॉर्डिंग हमें एप्सिलॉन के लिए क्या मिल जाती है, m मिल जाता है। तो बाकी स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। नेस्टेड इंटरवल थ्योरम को पढ़िए। थैंक यू सो मच।